नमस्कार। मीनिंग इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फर्म क्या होती है, मीनिंग क्या है इसका और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म में सबसे पहले जानते हैं बिजनेस फर्म का क्या अर्थ है, एक व्यावसायिक फर्म से क्या आशय है। इकोनॉमिक्स में जब किसी फर्म की बात आती है तो यहाँ पे फर्म का मतलब होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यावसायिक संस्था। यहाँ पे उसके किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल ट्रेड, या वो पार्टनरशिप फर्म है, या वो कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, या वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या वो कोई कंपनी है। यहाँ पे सारी संस्थाओं को फर्म ही कहा जाता है। अब बात आती है कि बिजनेस फर्म का क्या मतलब है। तो ऐसी फर्म जो व्यवसाय करती है उसको बिजनेस फर्म कहा जाता है। बिजनेस फर्म एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज है जो बाई करता है या सेल करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ पे यह बात भी जोड़ लें कि केवल बाई ही नहीं, अगर वो मैन्युफैक्चर करता है और मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको सेल करता है तब भी उसको फर्म ही कहा जाएगा, बिजनेस फर्म ही कहा जाएगा। मेजर यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि उसका एम होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना, तो उसको हम फर्म बोल सकते हैं। चाहे वो कैसी भी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, या कोई भी दूसरा सूटेबल बिजनेस एंटिटी है जिसको कानून के द्वारा अलाउड किया गया हो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो किसी भी व्यवसायिक संस्था का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लाभ कमाना होता है, लेकिन लाभ कमाने के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक बिजनेस फर्म के। एक बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो अपना साइज बढ़ाना चाहती हो। एक बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर करना चाहे। एक बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज खोले। एक बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो, उसकी गुडविल बढ़े, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, वो लॉन्ग टर्म तक चले, लंबे समय तक बनी रहे। तो इसके अलावा ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अलग अलग थिंकर्स अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स इसके बता सकते हैं, क्योंकि कोई सेट फॉर्मेट नहीं है जिसको हम गिन करके काउंट करके बता दें कि ये 4 या 5 ही इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पे जो एनलिस्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फर्म, ये वो बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिनके ऊपर स्पेशल अलग अलग थ्योरीज भी हैं, थिंकर्स ने दी हैं। सबसे पहला, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कराना। फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा करना। फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेल ज़्यादा से ज़्यादा करना। और फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम करना। तो ये डिफरेंट थ्योरीज भी हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की। लाभ का अधिकतमीकरण, यानी कि लाभ को जितना संभव हो उतना ज्यादा बढ़ा देना। इस थ्योरी को ट्रेडिशनल थ्योरी कहा जाता है या इसको नियो क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल थ्योरी या नियो क्लासिकल, नव परंपरागत। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो या बिजनेस फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अब ज्यादा से ज्यादा लाभ कम माना जा सकता है तो एक फर्म मैक्सिमाइज करेगी अपने प्रॉफिट्स को, यानी कि एक फर्म के अधिकतम लाभ तब होंगे जब वो दो रूल्स को सेटिस्फाई करती हो। और ये दो रूल हैं, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, और साथ ही साथ दूसरा जो रूल है वो भी सेट होना चाहिए कि मार्जिनल कर्व
कट करे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो, नीचे से। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये एक यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है। मान लो किसी फर्म का ये एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे बनाते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये है किसी फर्म का, ये बताता है कि अगर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करना चाहती है तो उसको अगली यूनिट्स की जो कीमत है, प्राइस है, वो कम करनी पड़ती है। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरीके से उसका बन जाता है। यानी कि वो ज़्यादा सेल करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी तो अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, तब ग्राहक ज़्यादा खरीदेगा। इसलिए एमआर कर्व का शेप इस तरीके से रहता है। अगर कम यूनिट बेचेगी तो ज़्यादा प्राइस ले भी सकती है, अगर सेल बढ़ाना चाहती है तो कुछ प्राइस कम करके सामान निकालना पड़ेगा। तो इस तरह जो अगली यूनिट का रेवेन्यू है वो कम होता चला जाएगा और एमआर कर्व इस तरीके से बनता है। एक फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरीके से बनता है। मान लीजिए ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसी फर्म का। तो अब हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं और एक पॉइंट इसमें शामिल करने के लिए इसको यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इस तरीके से बनाते हैं। ये क्यों होता है? शुरुआत में जब कोई फर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो उसकी जो कॉस्ट रहती है, मार्जिनल कॉस्ट यूनिट्स की, कम होती है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाती जाती है तो उसको बड़े पैमाने की बचत मिलती है और एडिशनल यूनिट्स की कॉस्ट गिरने लगती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, यानी कि जो सर्वोत्तम उनकी सिचुएशन होती है वो आ जाती है, उसके बाद फिर से वो बढ़ना शुरू कर देती है, मार्जिनल कॉस्ट फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों कंडीशंस को कि किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन को बताता है। पहले कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को के बराबर होना चाहिए, तब मैक्सिमम प्रॉफिट माना जाएगा। यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एमसी और एमआर बराबर हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक पॉइंट तो ये है। अगर इस पॉइंट पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इस पॉइंट से पहले ऊपर है और ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नीचे है, यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस पॉइंट का मतलब है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट यूनिट हमने बनाई उसकी जो कॉस्ट थी, हमने जो नेक्स्ट यूनिट बेची उसकी जो रेवेन्यू है, वो दोनों बराबर है। यानी कि जो सामान जितने का बना उतने का ही बिक गया। तो मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है। यहाँ पे फर्म को ना लाभ है ना हानि है। इसके बाद जब आगे हम बढ़े, हमने और सेल बढ़ाई या और प्रोडक्शन बढ़ाया, तो मार्जिनल कॉस्ट अगले पॉइंट्स पे हमारी यहाँ नीचे आ जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व है वो यहाँ है। यानी कि ये वाला जो एरिया है इतना, अगर हम ये प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला एरिया हमारा प्रॉफिट को बता रहा है। ये हमारी रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है और ये जो एरिया हुआ, इतना एरिया, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इतने रुपए। अगर यहाँ पे प्राइस होते तो ये हमारा बता देता प्रॉफिट कितना है। अब इस वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, सामान कितना बेच रहे हैं। हमने और सामान बेचा, इसके आगे जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे हमने बनाया तो फिर भी हमें प्रॉफिट अभी मिल ही रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर है। और इसको हम यहाँ पे जब ले आए अपने प्रोडक्शन को, तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमको अब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो गया है। तो अब तक हमने जो यहाँ तक ये जो सामान बेचा है, ये हमारे प्रॉफिट को बता रहा है कि इन यूनिट्स में हमने प्रॉफिट कमाया। यहाँ से पहले कोई प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था। और यहाँ के बाद अब अगर हम फिर बेचना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो कॉस्ट ऊपर हो जाएगी और रेवेन्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट पे लाभ और हानि हमारे फिर से बराबर हो गए। तो इसका मतलब हुआ एक फर्म जब इस लेवल पे अपना प्रोडक्शन करेगी तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुका होगा। तो इसलिए यह वो बिंदु है जहां पे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और साथ ही साथ एमआर कर्व नीचे से एमसी को काट रहा है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे से काटता आ रहा है। जब नीचे से काटता आ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे नीचे थी और मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर थी, तभी हमने प्रॉफिट कमाया। इस वाले पॉइंट पे ये दोनों बराबर तो हो जाते, लेकिन यहाँ लाभ कोई नहीं था, क्योंकि इस पॉइंट से पहले तो इनको लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऊपर था और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है यहाँ पे नीचे था। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट कमाना इन्होंने शुरू किया जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे रही और रेवेन्यू ऊपर रही। भाई कॉस्ट कम थी और रेवेन्यू ज्यादा थी, तो ये वाला एरिया उनका प्रॉफिट आया। नेक्स्ट है
मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। तो पहले में हमने देखा कि एक फर्म की जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो बताती है कि किसी फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका ये मान सकते हैं या अदर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। जरूरी नहीं है कि हर एक फर्म प्रॉफिट को ही अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगी, कोई फर्म यूटिलिटी को भी अपना ऑब्जेक्टिव बना सकती है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है वह कंसेप्ट कि इंडिविजुअल और फर्म चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, यानी कि वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनके लिए उपयोगी बने फर्म। ज्यादा से ज्यादा फर्म जो सामान बनाए उससे उनको मदद मिले, ज्यादा से ज्यादा फर्म जो अर्निंग करे उससे उनको बेनिफिट हो। तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजंस में, फर्म के इकोनॉमिक डिसीजंस में। विलियमसन ने ये थ्योरी दी और विलियमसन इस थ्योरी को मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी या डिस्क्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट है। ये थ्योरी कहती है कि कोई फर्म केवल प्रॉफिट के लिए ही काम नहीं करती है। यह थ्योरी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि शेयर होल्डर्स या कंपनी के केस में शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, और बाकी संस्थाओं के केस में ओनर वही पर्सन होते हैं जो पैसा लगाते हैं। कंपनी के केस में शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, इसलिए शेयर होल्डर को ओनर्स कहते हैं। ओनर्स ऑफ द फर्म, फर्म के ओनर और मैनेजर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। मैनेजर अलग ग्रुप है और शेयर होल्डर अलग ग्रुप है एक कंपनी के केस में। बाकी संस्थाओं के केस में ओनर और मैनेजर एक ही होता है। शेयर होल्डर चाहते हैं, कंपनी के केस में शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट पे उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा से ज्यादा आमदनी मिले। जबकि मैनेजर्स इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके एमलमेंट्स यानी कि उनको जो सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, बोनस मिल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो। साइज ऑफ देयर स्टाफ, उनका स्टाफ का साइज बढ़े, क्योंकि स्टाफ का साइज बढ़ेगा उनके पास नौकर ज्यादा होंगे, उनके सबॉर्डिनेट्स ज्यादा होंगे, उनका ऑफिस स्टाफ बड़ा होगा, तो उनको काम करने में सहूलियत होगी और साथ ही साथ ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम भी होगा। तो मैनेजर्स अपने पे ध्यान देते हैं कि हमारा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, और जो शेयर होल्डर है वो चाहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट पे हमारे पे रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो मैनेजर चाहते हैं कि हमारे एमोलमेंट्स भी बढ़े, हमारा स्टाफ का साइज भी बढ़े और एक्सपेंडिचर भी बढ़े उन पे, यानी कि उनको ज्यादा सैलरी मिले, ऑफिस बड़ा हो, उसमें भी ज्यादा खर्च हो, ताकि मैनेजर्स को काम करने में ज्यादा बेटर फील हो। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ जो थ्योरी है ये मॉडर्न बिग फर्म्स, मॉडर्न है ये MODERN, मॉडर्न बिग फर्म्स, आज के जमाने की बड़ी फर्म मैनेज की जाती है मैनेजर्स के द्वारा। मैनेज करते हैं मैनेजर्स कंपनीज को। मैनेजर फोकस करते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी पे कि हमारी जॉब सिक्योर रहे और फर्म का ग्रोथ हो। देखिए मैनेजर्स की जॉब कब सिक्योर रहेगी, जब फर्म ग्रो करती रहेगी। अगर फर्म ग्रो नहीं करेगी तो उस फर्म का जो फ्यूचर है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो उसमें मैनेजर्स की जॉब भी सिक्योर नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको फेयर रिटर्न मिले, उनको अच्छा रिटर्न मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे। रॉबिन मैरिस ने डेवलप किया डायनामिक बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल फर्म का अपनी बुक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म में 1964 में। इन्होंने बताया कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल अपनाना चाहिए। जो मैनेजर्स चाहते हैं कि वो ग्रोथ हो फर्म का, शेयर होल्डर चाहते हैं फर्म को रिटर्न ज्यादा मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे, फर्म ज्यादा रिटर्न दे उनके इन्वेस्टमेंट पे। तो रॉबिन मैरिस ने ये थ्योरी डेवलप की। उन्होंने कहा कि बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि मैनेजर्स चूज करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट, एक ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए जिसमें फर्म की सेल भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, एसेट भी बढ़े, सब ग्रो करे। जब सब ग्रो करेगा तो जो शेयर होल्डर्स है उनका भी रिटर्न बढ़ जाएगा और फर्म ग्रो करेगी तो मैनेजमेंट्स का जो फ्यूचर है, मैनेजर्स का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा रहेगा फर्म में। नेक्स्ट थ्योरी या यूं कहिए कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फर्म का है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। एक फर्म का ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि उसका सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सेल्स मैक्सिमाइजेशन इस बात को एडवोकेट करता है, इस बात पे जोर देता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके गुड्स बिकने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा सर्विस वो प्रोवाइड कराएं। प्रोफेसर बोमोल जिन्होंने इस थ्योरी को दिया मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स थ्योरी को अपनी बुक बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ में। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब बोमोल बताते हैं
कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि प्राइस में टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल जो आमद है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, सामान ज्यादा बिक जाए, सस्ते रेट पे कोई फर्म नहीं बेचना चाहेगी, बल्कि फर्म चाहेगी कि रुपया में जो सेल है वो ज्यादा हो, यानी कि सामान कम भी बिके कोई बात नहीं, रेट अच्छा मिल जाए। तो मैक्सिमाइज का यहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब रुपए में सेल मैक्सिमाइजेशन है। कोई फर्म ये चाहती है कि उनकी अगर 50 लाख की सेल है तो फर्म चाहेगी कि और बढ़े ये, और मैक्सिमाइज हो इसका, जितना संभव है उतना ज्यादा रुपए हमारे पास आ सके। रुपीज में सेल को देखा जाता है। अगर इंडिया की बात है, अगर दूसरे कंट्रीज की बात होगी तो डॉलर में या येन में हो सकता है या यूरो में। सेल्स इंक्रीज करनी चाहिए उस पॉइंट तक जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां होता है, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू को हो जाती है। इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या नेक्स्ट थ्योरी सेटिस्फैक्शन थ्योरी। नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन के अनुसार फर्म का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट कमाए, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। कोई फर्म ये तय नहीं करती है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमम कमाएं, बल्कि फर्म ये तय करती है कि उनको कितना प्रॉफिट कमाना है। एक सेटिस्फैक्शन, अपने मन का जो मैनेजमेंट सोचता है कि हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है, ये व्यवहारिक थ्योरी है। वास्तव में इसी तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी होने की वजह से व्यवसाय में हमेशा अनिश्चितता रहती है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो कोई भी फर्म के लिए यह जानना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो जो मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी फर्म का ये वाला जो प्रॉफिट है इसको हम मैक्सिमम मान लें। एक्चुअली जो फर्म के गोल होते हैं वो इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट 80 लाख हो जाना चाहिए इस आने वाले साल में, हमारा प्रॉफिट 80% से बढ़ जाना चाहिए, यानी कि एक लेवल, या तो परसेंटेज में ग्रोथ या एब्सोल्यूट टर्म में ग्रोथ, या शेयर ऑफ मार्केट के हमारा जो इंडियन मार्केट में जो शेयर है वो हमारा 50% तक पहुंचाना है हमको, या 60% तक पहुंचाना है। या लेवल ऑफ सेल, हमारा सेल का लेवल ये होगा, हम सेल को आने वाले 2 साल में अपना डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे या $10 मिलियन पे कर देंगे। इस तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तय होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का वो इस तरीके से रहता है, ना कि कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता है। और इसी को सेटिस्फैक्टरी लेवल, मतलब जो हम चाहते हैं कि हमारा अचीव हो जाए वो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी लेवल होगा। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं स्टोबस्की। ये एडवोकेट करते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव। ये कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना एम नहीं बनाता है, बल्कि वो अपना एम बनाता है सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमम करना चाहता है, और वो अपने एफर्ट्स को या आउटपुट को मैक्सिमम प्रॉफिट से नीचे ही रखता है, यानी कि जो गुंजाइश है वो एक्स्ट्रा करने की हमेशा बनी रहती है। अब ऐसा होता क्यों है कि जैसे एक पर्टिकुलर लेवल पे मान लो कोई फर्म रुक गई और इस लेवल पे वो अपनी सेल कर रही है, और जो बिजनेसमैन है वो अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पे महसूस कर रहा है, तो उसके बाद क्या संभव नहीं होगा? क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि इसके बाद अब संभव नहीं है ग्रोथ? ग्रोथ तो उसके बाद भी संभव है, लेकिन वो एक जगह पे रोक लेता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वास्तव में जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है, यानी कि जब प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब कोई व्यवसायी सोचता है कि अब इससे ऊपर हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि आगे रिस्क भी होगा। दूसरी बात, वो लेजर को प्रेफर करता है एफर्ट की बजाय, यानी कि जब हम एक सफिशिएंट इनकम अर्न कर लेते हैं तो अब हमको लगता है कि भाई अब हमें आराम की भी जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे कंटिन्यूअस कोशिश करते रहने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरीज है, अलग अलग थिंकर्स की दी हुई थ्योरीज है, कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, इसके अलावा भी थिंकर्स की थ्योरीज है। अब है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि हमने जो अलग अलग थ्योरीज पढ़ी उनमें जो ट्रेडिशनल और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो यही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आज भी। हालांकि इसकी अपने आप में कुछ कमियां भी हैं, फिर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसके फेवर में हैं, जो कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसका कारण है स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव। एक फर्म एक
व्यवसायी जब स्टार्ट करता है, चलाता है, तो वो रिस्क बियर करता है। वो रिस्क बियर क्यों करता है? क्योंकि उसके सामने एक मोटिव होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर संस्था के सामने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा कि हमको प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो कोई व्यवसायी रिस्क क्यों लेगा, व्यवसाय क्यों चलाएगा? दूसरा है इंसेंटिव टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो लोग अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पे कंपनीज के केस में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉफिट अर्न होगा फर्म को ज्यादा और हमको उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इंसेंटिव का काम करता है। इसलिए भी प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होना जरूरी है किसी फर्म के लिए। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ फर्म। कोई भी फर्म कम प्रॉफिट में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। कोई भी फर्म तभी सर्वाइव करेगी लंबे समय तक जब उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ फर्म के साथ ग्रोथ ऑफ द फर्म भी तभी संभव है। इसको भी नया पॉइंट आप बना सकते हैं, ग्रोथ ऑफ फर्म। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी फर्म का मैनेजमेंट एफिशिएंट है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? किसी फर्म के मैनेजमेंट को तभी कुशल माना जाता है जब उस फर्म के प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं। जब उस फर्म के प्रॉफिट जितने ज्यादा होते हैं, उतना ज्यादा कुशल माना जाता है उस संस्था के मैनेजमेंट को। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का भी के बारे में भी बताता है, उसका भी एक सूचक है, इंडिकेटर है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट भी कुछ आर्ग्यूमेंट हैं। इसमें कई दफा इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म, व्हाई? किसी फर्म का सोल ऑब्जेक्टिव, एकमात्र ऑब्जेक्टिव यह नहीं हो सकता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ऐसा क्यों? तो ऐसा करने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला वीक कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट अपने आप में एक वीक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है इसमें कोई एक मत नहीं है। प्रॉफिट अलग अलग होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ लोग ग्रॉस प्रॉफिट को इंडिकेटर मानते हैं फर्म का। नेट प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के अलग अलग नाम है अलग अलग सिचुएशन के मुताबिक। तो इसलिए जो प्रॉफिट है अपने आप में एक वेग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक क्यों है? जैसा कि अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है जिसके बारे में प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि कोई फर्म अपने प्रॉफिट बढ़ाती जाए बढ़ाती जाए बढ़ाती जाए और फाइनली आकर के कोई ये बोल दे कि अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फर्म उसके बाद और तरीके अपना सकती है, वास्तव में फर्म नई टेक्निक अपना सकती है। तो कोई ऐसा पॉइंट तो होता ही नहीं है जहां पे हम ये कह दें कि ये मैक्सिमाइज है प्रॉफिट। तो इसलिए ये एक अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर कोई फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही अपना उद्देश्य बनाए तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कई ऐसे भी एक्टिविटीज अपनाएगी जहां पे जनता को या गवर्नमेंट को या सोसाइटी को ऐसा लगेगा कि ये फर्म अननेसेसरी प्राइस चार्ज कर रही है, वहां पे सरकार हस्तक्षेप करेगी व्यवसाय में। नेक्स्ट है लोअर्स द फेथ ऑफ द कंज्यूमर्स। जब कोई फर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है तो कंज्यूमर्स का विश्वास उसमें कम हो जाता है। कंज्यूमर्स को ऐसा लगने लगता है कि ये फर्म जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है ये हमारी पॉकेट से वो फर्म कमा रही है, यानी कि वो हमसे जरूरत से ज्यादा चार्ज कर रही है। तो कई दफे आम जनता जो होती है वो ऐसी फर्म के खिलाफ भी हो सकती है, भावना भड़क सकती है। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ इंक्रीज इन वेजेज। किसी संस्था में वेजेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर संस्था के प्रॉफिट्स ज्यादा लगेंगे लोगों को, एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज कहेंगे कि संस्था हमको कम वेजेज दे रही है, हमको कम सैलरी दे रही है, जबकि संस्था अर्न ज्यादा कर रही है। इसलिए हर तरफ से एम्प्लॉयज की तरफ से ये डिमांड हो जाएगी कि हमारी वेजेज बढ़ाइए। इससे मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनता चला आएगा। इवन शेयर होल्डर्स भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ये था डिस्कशन एक फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आप कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।